हेलो। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है? कैसे हो सब लोग? आज की क्लास थोड़ी सी डिले होगी राइट, और थोड़ी सी छोटी भी रहेगी राइट। तुम लोगों को 12 बजे तक फ्री कर दूंगा, ठीक है? चल फटाफट सब लोग हेडिंग बनाए। तो आज हम लोग गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, क्या हाल है? तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हेडिंग बना लो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। क्या हेडिंग पड़ेगी? आसान सा यूनिट है राइट, इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड द मोस्ट अमेजिंग यूनिट है ना राइट। छोटा सा है, अभी देखिए, छोटा सा यूनिट है, वेरी इजी यूनिट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट अमेजिंग यूनिट राइट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो सब लोग मॉड्यूल में वापस आए। हाँ, पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर बता रहा हूँ। बता रहे भाई लोग क्या है पेज नंबर? पेज नंबर 43। सब लोग पेज नंबर 43 में है, ठीक है? यूनिट मेजरमेंट एंड मैथमेटिकल टूल्स वाला जो मॉड्यूल है उसमें पेज नंबर 43 राइट। चलो डेफिनेशंस हैं, पढ़ते चलो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो डेफिनेशन ये आएगी, द क्वांटिटीज which can be measured, क्या है? The quantities which can be measured and in terms of which the laws of physics can be expressed, they are called as physical quantities. ऐसे क्वांटिटीज आसान भाषा में समझते हैं, शुद्ध अपनी मातृभाषा में, ऐसे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी राइट। ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो, which can be measured, है ना, और जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। दो तरह की जनरली हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो वाली फिजिकल क्वांटिटी नहीं कि साहब एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, नहीं 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 नहीं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कंटेक्स्ट में जो दो क्वांटिटीज आती हैं वो हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी पढ़ते चलते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की हेडिंग बनेगी। ऐसे पढ़ते चलो, मॉड्यूल में तुम लोग रेफर करते चलो, पढ़ते चलते हैं। आसान सा है, आसान सा टॉपिक है ना ठीक है। ऐसा मान के चलें कि यूनिट्स एंड डायमेंशन का हर साल एक सवाल जरूर पूछता है, जेई मेंस में या फिर नीट में। एडवांस में कह नहीं सकते हैं, ठीक है, श्योर नहीं है, ठीक है। कई बार मूड हुआ तो पूछ लिया, मूड हुआ तो नहीं भी पूछा, बट एक सवाल 4 नंबर का पक्की बात है, नीट में भी पूछेगा और ठीक है जेई मेंस में भी पूछेगा, ऐसा है, ठीक है। और बहुत आसान सवाल होता है, जनरली डायमेंशन से रिलेटेड पूछता है या यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड पूछ लेगा, ठीक है। जनरली जो सवाल होता है वो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड होता है, ऐसा बहुत सिंपल सवाल टॉपिक बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है,
मजा आएगा तुम लोग को, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं सर, कौन कौन सी? फंडामेंटल डेराइव्ड, क्या है? पढ़ते चलो उड़ाते चलते हैं, ऐसे तुम लोग रीडिंग मारते चलो उड़ाते चलते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, आ जा। तो ऐसा है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब the quantities which cannot be expressed in terms of other quantities, ऐसी क्वांटिटी जिनको तुम बाकी क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ऐसे क्वांटिटीज जिनको तुम बाकी किसी भी दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनका नाम ही है फंडामेंटल, ये बेस है ना, ये एलिमेंट्री क्वांटिटीज है, फंडामेंटल है, बेसिक क्वांटिटीज है, एलिमेंट्री क्वांटिटीज है। ऐसे क्वांटिटी जिनको दूसरी क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं, कौन कौन सी? मास, और ये लेंथ, नेक्स्ट समय, और ये टेम्परेचर, और ये करंट, और ये मोल, हाँ 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 हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आखिरी में क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ हाँ हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बता रहा हूँ ठीक है, आ रहे हैं उसी पर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल मतलब उसकी यूनिट होती है, स्पर्श या तो समझ रहे ना, मोल यस मतलब सर, क्वांटिटी नहीं है, मोल उसकी यूनिट है, क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, समझ रहा ना? यस सर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो बताऊंगा अभी तुम लोगों को, है ना? आ जा देख, ठीक है? तो इसमें बाकी सारे टर्म्स से तुम फैमिलियर हो, ठीक है है ना? मास सबको पता है, लेंथ है ना, टाइम है, ठीक है, टेम्परेचर सबको पता है, करंट किसी को कोई डाउट नहीं है, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सबको पता है। गाड़ी तुम्हारी यहाँ पे अटकी होगी कि साहब ये क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, शुद्ध अपनी मातृभाषा में, ब्राइटनेस होती है, चमक होती है, चमक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, चमक चमक चमक। जैसे कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट की चमक क्या है, ब्राइटनेस क्या है उसका मेजर जो होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट का चमक मेजर करता है, उसका ब्राइटनेस मेजर करता है। जैसे तुम्हारा करियर है ना, उस करियर की चमक क्या है कितनी दूर तक है, नहीं नहीं? जैसे मान लो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन होता है ठीक है, होगा कि नहीं? मेहनत करो, होगा क्यों नहीं होगा, ठीक है? तो मान लो तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तो तुम्हारे करियर की चमक कहाँ तक है, समझा ना? तो वैसे ही यहाँ पे ये किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट का चमक मेजर करता है, उसका ब्राइटनेस मेजर करता है, तुम्हारे करियर की चमक कहाँ तक है, धमक कहाँ तक है ना, कितना नेम एंड फेम है। तो यहाँ पे है ना यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के कंटेक्स्ट में वो ब्राइटनेस रीड करता है। अगर आप फिजिक्स की भाषा में बात करो, ये तो मैंने आसान अपनी मातृभाषा में बता दिया है, फिजिक्स की भाषा में बात करो तो एक्चुअली में ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी पर यूनिट सॉलिड एंगल। बोलो मैंने क्या बोला? इट इज एक्चुअली में डिफाइंड एज पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी। लाइट ऑब्जेक्ट है, जैसे बल्ब है, सीएफएल है, एलईडी है, व्हाटएवर इट इज, है ना? तो वो जो है कितनी पावर रेडिएट कर रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल। आप पूछोगे ये सॉलिड एंगल क्या है, तो उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? सो दैट तुम लोगों को हाँ भाई एक फॉर्मूला समझ में आ जाए, हाँ भाई उसको निकालते कैसे हैं, क्या है ना? तो देखो, एवरीवन सी दिस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, luminous luminous intensity, it's actually defined as power radiated by the body, क्या? Power radiated by a body per unit solid angle। टेंशन मत लेना, सॉलिड एंगल हम लोग पढ़ लेंगे, है ना? दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, आज की डेट में पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, है ना? अभी फॉर्मूला क्या है वो समझना, ठीक है?
तो ये तो चर्चा हो गई सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, कि कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट कितनी पावर रेडिएट कर रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब बोलोगे साहब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि साहब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास ये तो एक ही चीज है, ना 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 नो 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 नो। क्या मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक ही है? देखो मास अलग चीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब वो मोल रीड करता है, जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में, नहीं मोल इज डिफाइंड एज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये सुनो मोल क्या पड़ता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वो वाला है ना, कंफ्यूज मत होना कि साहब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास एक ही चीज है, ना 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 ना, ये मास है ये मोल है ना, तो पहले इतना छापा खड़ा के पढ़ते हैं, आसान सा टॉपिक है, कुछ है नहीं है ना, बताया ना, ये जितने भी तुम लोग चारों टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे सिग्निफिकेंट फिगर हो, एरर्स हो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, यूनिट डायमेंशन हो, ट्रस्ट मी फ्री के नंबर्स हैं, सवाल पूछे जाते हैं और बनते ही बनते हैं, ना बनने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, जल्दी छात्र सर फटाफट। बोलो भाई, कंप्लीट कर लो, बताना है, डन सर। छाप लिया, चल सब लोग हेडिंग बना, हेडिंग बनेगी भाई, लिखिए छाप, बाकी डन। हाँ हाँ कंप्लीट कर ले, बताना है ना, हेडिंग बना ले। फंडामेंटल के बाद आती है क्या, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, है ना, स्टार्टिंग का थोड़ा सा डल पोर्शन है ना, बाद में थोड़ा सा तुम लोगों को मजा आएगा, जब हम लोग डायमेंशंस पे मूव करेंगे ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा, अभी थोड़ा सा है ना, कह सकते हो सॉर्ट ऑफ ड्राई टॉपिक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट, बट जो भी है भाई पढ़ना तो है ना, जनरली इस पे मैंने बताया ना, सवाल जो बनते हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस बनते हैं, है ना, आइडिया बना ले, डेराइव्ड क्वांटिटीज, चलो भाई क्लियर है, क्या डेफिनेशन बोलता है, दूसरे साथ दूसरे तरह की क्वांटिटीज आए डेराइव्ड क्वांटिटीज, क्या है डेराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब derived quantities मतलब the quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं क्या, डेराइव्ड क्वांटिटीज। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, आई मीन देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, आई मीन पावर हो गया, मोमेंटम हो गया, सो मेनी क्वांटिटीज, राइट, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल स्पीड है, तो स्पीड तुम लोग क्या पढ़ते हो भाई, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं एक ही बात है, डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं, तो स्पीड क्या एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अरे भाई डिस्टेंस भी क्या होता है, एक तरह का लेंथ ही तो है, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सुनो अब यस सर। भाई, एक बार बताओ डिस्टेंस होता क्या है, ये तो हम लोग, ओहो गड़बड़ हो गया क्या, अभी ठीक है भाई, एक बार बता डिस्टेंस होता क्या, हम लोग ये तो मोशन 1D में कर चुके हैं, डिस्टेंस होता क्या, इट इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, है ना, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस ही तो है रे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट्स शॉर्टर डिस्टेंस इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट्स इन द प्रोसेस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, है ना, ठीक है, राइट, तो डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह का लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह का लेंथ है, आर्क भी क्या है, एक तरह का लेंथ है, रेडियस भी क्या है, सब एक तरह का लेंथ ही तो है रे, है ना, सो डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है, लेंथ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, टाइम तो पता ही है फंडामेंटल क्वांटिटी, and therefore all such quantity which can be expressed in terms of fundamental quantities, इनको नाम दे दिया गया derived quantities, छापते चलो, बोलो भाई, इतना हो यस सर।
नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग बना लो। इसका नेक्स्ट संडे होगा। अब जो अगला टेस्ट होगा, देखो आज तो तुम लोगों का है मोशन 1D प्लस आपका पूरा का पूरा है ना मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। किसी ने अटेम्प्ट किया क्या अभी तक? इतनी सुबह सुबह कॉन्टेस्ट देता है? नहीं सर, हमारे पास सुबह सुबह और भी काम रहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, रात के 12 बजे तक समय है। कमिंग संडे फ्री है, तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। अब अगला जो टेस्ट होगा वो पूरा कंबाइंड होगा, जिसमें सब कुछ आएगा। क्या क्या आएगा? आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, आपका एरर्स हो गया, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया एंड दस यूनिट डायमेंशंस। ठीक है, तो अच्छे से बैठ जाएं आप। ठीक है, अगला टारगेट आपका वो है। ठीक है, मिशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, हाँ 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 हाँ, बता दूंगा। मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ। हनी समझ रहा है ना? ठीक है, क्लास के बाद कॉल करके बता देता हूँ। ठीक है, ऐप को कैसे कैसे एक्सेस करना है। तुम्हारी ये पहली क्लास है तो है ना, बताता हूँ कॉल करके। ठीक है, चल हेडिंग बना ले मेजरमेंट। क्या हेडिंग पड़ेगी आप? मेजरमेंट। अगली हेडिंग बनाए, क्या हेडिंग पड़ेगी भाई? तो सवाल है मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट इज बेसिकली a process of comparing a given physical quantity with the standard reference. थोड़ा भारी डेफिनेशन होगी नहीं? मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को, हाँ हाँ अटेम्प्ट कर लिया, हाँ बहुत अच्छे, हाँ सिंसियर है ना? शुभम राठौर सिंसियर है, वेरी गुड। तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर करते हैं। चमका नहीं होगा रे अभी भी। इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। दूर दूर तक हवा नहीं लगी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रीड करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए देयर आर टू नेसेसरी एंड सफिशिएंट पॉइंट्स। कौन कौन सी नेसेसरी एंड सफिशिएंट थिंग्स हैं? एक है उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है उस क्वांटिटी का यूनिट। देखो, मेजरमेंट करने के लिए वी नीड टू थिंग्स। ठीक है, दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, टू नेसेसरी एंड सफिशिएंट थिंग्स। क्या क्या? एक है साहब उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। आसान भाषा में उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे नहीं वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर के पास है ना मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन। तो एक ही बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू या है ना मैग्नीट्यूड, एक ही चीज है। और दूसरा होता है उस क्वांटिटी का यूनिट। तो मेजरमेंट के लिए ये दो नेसेसरी एंड सफिशिएंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है। ये जो तुम्हें व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, वी वांट टू मेजर लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। अब मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो मेरे पास मान लो मार्कर है, तो मैंने इसी मार्कर को रेफरेंस चूज कर लिया। क्या मान लिया यही सब लेंथ का यूनिट है। ध्यान सुनना, मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे आप बोलते हो कि साहब 1 मीटर इतना है, 1 फीट इतना है ना, 1 इंच इतना है, 1 सेंटी इतना है, 1 है ना मिलीमीटर इतना है। तो मान ले मैंने एक नया यूनिट डिफाइन कर दिया लेंथ का, व्हिच इज कॉल्ड एज 1 मार्कर। क्या है? 1 मार्कर। तो मैंने क्या किया, थोड़ा फील दिला रहा हूँ, बाकी तो 2 फॉर्मूले बताऊंगा, निपट जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा सा फील डेवलप हो जाए, मेजरमेंट क्या है, कैसे हो रहा है ना, उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी तो 2-3 फॉर्मूले बस उनमें काम हो जाएगा। सुना ध्यान से, इधर देख। तो मैंने क्या किया साहब, जब हमें पता है कि ये लेंथ का यूनिट है, तो मैंने इसको रखा है यहाँ पे मेजर करने के लिए। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6, 7, 8, 9, 10। लेट्स से इस बोर्ड की जो लेंथ आई, लेंथ ऑफ बोर्ड मान ले वो आई 10 मार्कर के बराबर। से फॉर एग्जांपल कितनी? 10 मार्कर के बराबर आई। इसमें मान ले 10 मार्कर आ जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। तो बच गई बैंड का, देखिए। तो 10 मार्कर में व्हाट इज मार्कर? वो 10 क्या है, मार्कर क्या है? सर 10 मैग्नीट्यूड है, मार्कर यूनिट। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब
न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हो, थोड़ा शॉर्ट में ले दे रहा हूँ ना, मैग्नीट्यूड है। और मार्कर साहब क्या है, ये लेंथ का यूनिट हमने मान लिया, क्या मान लिया, दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। मतलब मेजरमेंट बहुत आसान है, मेजरमेंट बहुत आसान है। मेजरमेंट में क्या करना होता है, आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करें, ध्यान सुनना एवरीवन, सी दिस, आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करें और देखें उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी में वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है वो कितने बार शामिल है, शामिल मतलब कितनी बार अकोमोडेट हो रहा है, शामिल थोड़ा भारी वर्ड हो गया। आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करें और देखें कि उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी में वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है कितनी बार शामिल हो रहा है, कितनी बार अकोमोडेट हो रहा है, एंड दिस कंप्लीट्स योर मेजरमेंट। हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज किया और देखा इस बोर्ड की लेंथ में ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है ये कितनी बार शामिल है, 10 बार शामिल है, तो मेजरमेंट क्या हो गया इसकी लेंथ का, 10 मार्कर, दिस कंप्लीट्स द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करना बहुत आसान है, आप कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज कर लो और देख लो उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी में वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है कितनी बार शामिल हो रहा है, कितनी बार अकोमोडेट हो रहा है, एंड दिस कंप्लीट्स द मेजरमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई भी उल जरूर जो है ना यूनिट ले सकते हो। जो चॉइस ऑफ यूनिट है इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। जो चॉइस ऑफ यूनिट, ऐसा नहीं कोई भी आप रैंडम यूनिट ले सकते हो, है ना ठीक है। तो चॉइस ऑफ यूनिट की क्या क्या कंडीशंस हैं, थोड़ा सुने सुने सुने। जो चॉइस ऑफ यूनिट्स है ये सब 3 बातों पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से, आपको ऐसा यूनिट लेना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, जिसको हर कंट्री माने, हर कंट्री अडॉप्ट करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है। क्या है, शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, हर कंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया तो मान रहा है, चाइना अड़ गया है ठीक है, बोलेगा चाइनीज नहीं है इसलिए मैं नहीं मानूंगा ऐसा नहीं है, ठीक है, मानना पड़ेगा, हिंदी चीनी भाई भाई ठीक है, भाई बहन जो भी मतलब। अच्छा, इसके अलावा इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान होनी चाहिए, इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, इट शुड बी इजिली अवेलेबल टू ऑल द कंट्रीज। ऐसा नहीं कि इंडिया में पाया जा रहा है यूएस में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, एक जगह है दूसरे कंट्री में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना इट शुड बी इजिली, समझ लो छापने के समय दूंगा, पहले समझ, इजिली। थर्ड एंड the most important fact regarding choice of unit is it should be invariant of time, time से invariant होना चाहिए। now what do you mean by the statement, टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए मतलब इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, समय से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज की डेट में यूनिट इतना बड़ा है 2 साल बाद यूनिट छोटा रह गया है ठीक है, या बड़ा हो गया। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। क्या Yes, होना sir. चाहिए, इट शुड बी टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। इसका मतलब आसान भाषा में ये हुआ, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। क्या है भाई, ये मॉड्यूल में नहीं लिखा है, ठीक है, ये सब मॉड्यूल में नहीं दिया है, हर चीज मॉड्यूल में थोड़ी मिलेगी, अदरवाइज, है ना, समझ रहा ना ऐसा, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, है ना। जैसे 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 अभी 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 लिखना नहीं, लिखने के लिए मैं समय दूंगा, पहले मेरी बात समझे बात को समझो, अभी छापना नहीं है, छापने के लिए समय दूंगा, पहले मेरी बात सुनो। जैसे से फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेजर करने गए, आपने मान लो लेंथ का जो स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट है ये मान लिया किसी ट्री के हाइट को, कोई मान ले पेड़ है और पेड़ की हाइट को तुमने मान ले लेंथ का यूनिट मान लिया। अब समय बढ़ा, मान ले 2-4 साल समय बढ़ा तो पेड़ की हाइट बढ़ गई तो आपका यूनिट चेंज हो गया, नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टाइम इनवेरिएंट, समय के हिसाब से वो चेंज नहीं होना चाहिए। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, वो फिक्स होना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, है ना। क्या बोला, जैसे मैंने बोला साहब, आपने एक ट्री के हाइट को साहब लेंथ का, है ना, यूनिट मान लिया, ठीक है,
लेंथ का, अब मान ले समय बढ़ने से उसकी जो हाइट है वो बढ़ गई, तो आपका जो यूनिट है वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। समय के साथ हाइट उसकी बढ़ेगी तो जो यूनिट ऑफ लेंथ है ये भी सब बढ़ जाएगा, नहीं होना चाहिए। या जैसे से फॉर एग्जांपल आपने एक आइस का क्यूब लिया है, एक बड़ा सा, इनफैक्ट क्यूब छोड़, एक बड़ा सा स्लैब लिया, नहीं आइस के बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं, और मान ले आइस के उस स्लैब को आपने लेंथ का यूनिट मान लिया। अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, समय के साथ आइस क्या करेगा, मेल्ट करेगा। आइस मेल्ट करेगा तो आपका जो यूनिट है वो छोटा हो जाएगा। फील कर पा रहे हो, ये सब फील दिलाने के लिए तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो 2-4 फॉर्मूले बता दूंगा, उससे काम चल जाएगा अपना। फील डेवलप हुई कि यूनिट्स की जो चॉइस है, आप ऐसा कोई भी उल जलूल यूनिट नहीं रख सकते हो, कोई भी रैंडम यूनिट चूज नहीं कर सकते हैं। उसकी कुछ कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, वो कंडीशंस मीट होनी चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने एक आइस का बड़ा सा स्लैब ले लिया, ये मान ले आइस का स्लैब है, इसको मान लो आपने लेंथ का यूनिट मान लिया। अब समय के साथ आइस का जो क्यूब है उसका लेंथ धीरे धीरे घटेगा, तो जो यूनिट है वो घटता जाएगा, जो लेंथ है वो घटेगा, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, हर कंट्री उसको फॉलो करे, उसको अडॉप्ट करे, उसको एक्सेप्ट करे। हर कंट्री में उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आसानी से, हाँ, एक्सेसिबल हो जाए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। और वो टाइम से इनवेरिएंट होना चाहिए, इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, समय पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। समय बढ़ते रहे, स्पेस बढ़ते रहे, यूनिट फिक्स रहे, राइट। छापते चला। कंप्लीट हो जाए बताना भाई, कंप्लीट हो जाए बताओ। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो सकती है, अभी हम लोग उसी पे आ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स रहेगी, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर सकती दोस्त। हनी कुमार समझ रहा ना भाई, मैंने बोला कि मार्कर माना, मैंने क्या बोला, मार्कर को यूनिट ऑफ लेंथ लिया, उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन सोच इधर देख, मैं मान ले यूनिट ऑफ लेंथ इसको मानता तो क्या मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती? गलत रिस्पॉन्स। मैंने मान ले लेंथ का यूनिट ये मानता, ये हाँ, इसका जो कैप है ये माना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी ना रे, इसके पास जो कैप आएंगे वो ज्यादा आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है यूनिट चेंज करेगा, या यूनिट फिक्स है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों चेंज कर सकते हैं, बात समझ ना। न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। अरे आप यूनिट का साइज चेंज करना रे, आपने इतना बड़ा साइज ऑफ यूनिट लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट आई, अरे यूनिट का साइज छोटा कर ले तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, ये सुनो। जैसे जो मार्कर है, मान ले यहाँ पे 10 मार्कर आ रहे थे, लेकिन अगर मैं कैप रखता हूं तो हो सकता है कैप 50 आ जाए, है ना। तो दोनों चीजें चेंज हुई ना, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हुई और दोस्त यूनिट भी तो चेंज हुई। समझ रहे ना, उसी पे आ रहे हैं हम लोग, है ना। फंडा क्लियर? बोलो भाई, कितना छाप लिया? डन 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 डन, देख लो। आगे बढ़ा दे। यस सर। छाप लिया? चलो, तो गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्या। तो जैसा कि तुम लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, देखिए, यस सर। जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट, राइट। मतलब एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। तो यहाँ से मेजरमेंट का एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं कि साहब मेजरमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एक ही बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, ठीक है भाई। क्या है, तो मेजरमेंट इज एक्चुअली में यही तो है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इट इज एक्चुअली में डिफाइंड एज क्या, क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट। क्लियर है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं क्या, कि साहब मेजरमेंट बराबर n इंटू यू, क्या लिखते हैं, मेजरमेंट इज इक्वल टू n इंटू यू। n मतलब क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, u मतलब उसका यूनिट, राइट। और हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट रहता है ये फिक्स रहता है। भाई एक बार बता, यहां से यहां तक का जो बोर्ड का लेंथ है वो तो फिक्स ही रहेगा, है ना। आप यूनिट चेंज करते जाएंगे तो क्या करस्पॉन्डिंग उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होते रहेगी, ये सुनो। यस सर। आपने मान लो बड़ा यूनिट लिया, आपने बड़ा यूनिट लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। आपने मान लो छोटा यूनिट लिया, लेंथ का एक छोटा यूनिट लिया, तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये फंडा है। तो हमेशा ध्यान रखें आप कि क्वांटिटी का दोस्त जो मेजरमेंट रहता है ये फिक्स रहता है, मेजरमेंट ये फिक्स रहता है। हाँ, अगर आप क्वांटिटी का यूनिट चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है। हाँ हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। क्या चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, पहले इतना छापना, फिर मैं बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यस, इतना हो गया, यस सर। छाप लिया। चल, तो उसमें जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ते हैं। आओ, जैसे मान लिया जाए, मान लो कि भाई से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी रॉड का जो लेंथ है, रॉड का मान लो लेंथ है 5 मीटर, क्या है 5 मीटर, ठीक है। तो 5 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या है उसका यूनिट, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मीटर मतलब, ठीक है। इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सुनो, Yes, sir. है ना। मतलब मैंने क्या किया कि साहब यूनिट चेंज कर दिया, तो क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर गई, ये फंडा है। मेजरमेंट दोस्त फिक्स रहेगा, आप यूनिट चेंज करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू विल चेंज। या इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो भाई, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ठीक है, तो 5 मीटर में 5000 मिलीमीटर, सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो आप जैसे जैसे ये देखो यूनिट चेंज करते जा रहे हो, वैसे वैसे क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती जा रही है। नेवरदलेस क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो फिक्स है। पहले तो उतनी है 5 मीटर, अब उसको 500 मीटर लिख दो, 5000 मिलीमीटर लिख दो, बातें की है। तो यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम आया, वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम आया, कि क्वांटिटी का जो मेजरमेंट रहता है, क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है ये फिक्स रहता है। इसका मतलब क्या, पक्की बात है, n एंड u इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। मेजरमेंट nu ही तो है, मेजरमेंट क्या है, इट्स प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, है ना। तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, क्या बोला,
न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। आप यूनिट का साइज जितना छोटा करेंगे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी? ये सुनो, ये देखो, यूनिट का साइज छोटा कर दिया, देख मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा है, तो आपने यूनिट छोटा किया तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई? यूनिट का साइज और छोटा किया तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ गई, है ना? तो स्मॉलर द यूनिट द मोर विल बी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोला? स्मॉलर द यूनिट more will be its numerical value। मतलब यूनिट का साइज आप जितना छोटा रखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी रहेगी एंड वाइस वर्सा। इसी में एक छोटा सा ग्राफ भी आएगा, पहले इतना छाप ले। सीजन दत्ता आज कैसे लेट हो गया रे? क्या कर रहा था? सर एक्चुअली मुझे पता था कि 10 o'clock से होगा। कोई बात नहीं, आज मैं खुद लेट हो गया रे, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन थी, तो उस वजह से क्लास ही तुम लोगों की जल्दी छोड़ दूंगा रे 12 बजे, है ना? मौसम का असर है थोड़ा सा, नहीं मौसम का जो है थोड़ा सा असर है, कोई बात नहीं। बोलो भाई, इतना छाप लिए? Yes, sir. सर टेस्ट कितने मार्क्स का है? टेस्ट तो वही 215 के आसपास होगा। टेस्ट जो है 215 के आसपास है। तुम्हारा टारगेट क्या कि 200 नंबर फोड़ना है? बोल, फोड़ेगा 200 नंबर? सर ट्राई तो पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट होना चाहिए कम से कम। आसान है देख, है ना? पेपर जो है खतरनाक लेवल नहीं है, आसान लेवल है। वो लेवल तुम लोगों को दिखाऊंगा कब? जब पूरा मोशन 1D हो जाएगा तब लेवल तुम्हें समझ में आएगा, अभी सब बेसिक है, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे, हेडिंग मान ले। चल और क्या है? एक बार इसमें ग्राफ आया, सब लोग एक बार स्टडी करें। हेडिंग बनेगी कर्व बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। क्या है भाई? एक छोटा सा ग्राफ आया, कर्व बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड, एक छोटा सा ग्राफ आया, कर्व बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। एक छोटा सा ग्राफ आया, आओ। तो हाँ हाँ हाँ, अब ये देखो दूसरे बैच वाले बच्चे घुसने लगे हैं, है ना? अभी तो बहुत टाइम है, तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलता है, कोई नहीं, है ना? ठीक है, आजा सुन, इधर देख, सुनना सुनना सुनना, थोड़ा बहुत लेट टपाट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आओ। हाँ हाँ, तो एक छोटा सा ग्राफ आया, ठीक है भाई, एक छोटा सा ग्राफ आया इन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है? क्या आया? एक ग्राफ आया इन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे मान लो एक्स एक्सेस पर मैं यूनिट ले रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, डीपी अच्छी लगाइए नहीं। मान ले एक्स एक्सेस पे जो है यूनिट मान लिया और वाई एक्सेस मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू छाप लिया। कोई बताएगा एन और यू के बीच में जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ की शेप क्या होगी? व्हाट वुड बी इट्स शेप? हाँ हाँ, सो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री। अभी तुम लोगों को एक ग्राफिकल पोर्शन पढ़ाया नहीं है। ये जैसे ही यूनिट डायमेंशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अटैक करेंगे। तुम लोगों को ग्राफ प्लॉटिंग ही सिखाऊंगा कि कौन कौन से कर्व्स होते हैं, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी शेप्स क्या होती हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, शेप क्या होती है। और ये जो एक्चुअली में ग्राफ है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। अभी ज्यादा समझने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है?
समझ लेना, बस ऐसे ही होता है, पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो ग्राफ्स होते हैं उनकी शेप्स क्या होते हैं, उनके इक्वेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे n और u की जो रिलेशन है, इट्स वेरी सिमिलर टू द ग्राफ y बराबर 1/x, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से टेंजेंट जा रही होंगी, और जाने देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इधर देख, एक इक्वेशन आई y बराबर 1/x, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या किसी ने नाम सुना है? सवाल ही नहीं। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं क्या? रेक्टेंगुलर, घबराना नहीं, ये सब क्या होता है सर, हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला छोड़ना, पढ़ा दूंगा, है ना। सारे ग्राफ पढ़ाऊंगा, उनकी शेप क्या है, ठीक है, उनके इक्वेशंस क्या है, सब डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी उसका यूज है तो थोड़ा समझ लें। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, क्या n और u में रिलेशन दिख रहा है? इट इज वेरी सिमिलर टू y इज इक्वल टू 1/x। ये सुनो भाई, यही तो रिलेशन है तुम्हारी, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। क्या y की जगह n नहीं दिख रहा है? ये सुनो, क्या x Yes. नहीं दिख रहा है? अरे मतलब सेम नहीं है लेकिन सिमिलर जरूर है। क्या बोल रहा हूँ, सेम थोड़ी है लेकिन सिमिलर तो है ना। y की जगह n आ गया है, x की जगह u आ गया है, ठीक है। बाकी प्रोपोर्शनलिटी छोड़ना, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ द फॉर्म y बराबर 1/x, जिसकी शेप ऐसी होती है, इसको बोलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलता है? थोड़ा सा जस्टिफाई भी कर सकते हो, सोच के देख, इधर देख, u बराबर 0, क्या फंक्शन इन्फिनिटी होगा? ये सुनो, जब u 0 है तो क्या फंक्शन इन्फिनिटी होगा? ग्राफ यहाँ से शुरू करेगा, क्या u बढ़ाने से n घटेगा? खचाक, u बढ़ रहा है n घट रहा है। क्या u बराबर इन्फिनिटी पे 1/∞ 0 हो जाएगा? खचाक, 0 हो गया। डल रिस्पॉन्स। पहले बता, टेंजेंट क्या, नॉर्मल क्या? सर गॉड। हाँ, सुन सुन सुन, इधर देख, इधर देख। इधर देख, u बराबर 0, u 0 छापेगा, n इन्फिनिटी नहीं आएगा रे, 1/0 इन्फिनिटी, तो ग्राफ इन्फिनिटी से शुरू होता है, हुआ नहीं दिख रहा है? अब क्या u बढ़ाने से n घटता हुआ नहीं दिख रहा है? आवाज नहीं आई? क्या u बढ़ने Yes, से sir. n घटता हुआ नहीं दिख रहा है? ये देख, u बढ़ रहा है, n घट रहा है। और क्या u बराबर इन्फिनिटी पे n बराबर 0 नहीं दिख रहा है? इधर देख, इसी में u की वैल्यू इन्फिनिटी छाप दे, n कितना आएगा? 1/∞, 1/∞ 0 नहीं होता है? ये सुनो, ये करनी है, u की वैल्यू इन्फिनिटी छाप दे, 1/∞ कितना होगा? 0। तो जब u 0 है तो फंक्शन इन्फिनिटी है, u बढ़ रहा है, n घट रहा है। यूनिट बढ़ाएगा तो n घटेगा नहीं रे, u बढ़ रहा है, n घट रहा है, और बढ़ते बढ़ते जब u इन्फिनिटी हो गया, 1/∞ निपट गया, 0 हो गया, खचाक। शेप याद रखना, अभी इसको ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत ले, है ना। सर्कल क्या है, एलिप्स क्या है, पैराबोला, है ना, हाइपर बोला, ये बोला, वो बोला, कोई तो बोला, कोई नहीं बोला क्लास में, छाप ले। छाप ले, छाप ले, छाप ले। कई बार पूछ लेता है ना, जैसे मान लो इस तरह के सवाल तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स में मिल सकते हैं कि द ग्राफ बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, 4 ऑप्शन चिपका देगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, रेक्टेंगल और हाइपरबोला होगा। तो क्या ऑप्ट करना है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसा सवाल बन सकता है, छाप ले। बोलो भाई, इतना हो, इतना हो गया, Yes. छाप लिए। अच्छा, सब लोग हेडिंग बना हुई, क्या हेडिंग पड़ेगी? देखो भाई क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग बना ले, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स। क्या हेडिंग बनेगी? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। उसमें दो तरह के यूनिट्स आए, एक तो हम बोलते हैं, लिख रहे हो तुम लोग, हो गया ना? यस यस। उसमें दो तरह के यूनिट्स आए, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स। क्या क्या है? फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स। हेडिंग बना ले, हेडिंग बना ले, फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसे पढ़ाते चलते हैं। क्या है भाई? फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर भाई, क्या बोल रहा है? तो जैसा इसका नाम है वैसे इसका मतलब भी है, फंडामेंटल यूनिट्स मतलब
जो फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स मतलब द यूनिट्स which cannot be derived from the other units, ऐसे यूनिट्स जो बाकी यूनिट से डेराइव नहीं कर सकते हैं, ऐसे यूनिट्स जिनको हम बाकी यूनिट्स से डेराइव नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। या ऑल्टरनेटिवली उसको ऐसे भी समझ सकते हो, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोला? असलियत में ये डेफिनेशन है, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? क्या डेफिनेशन साहब? यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या डेफिनेशन? फंडामेंटल जो क्वांटिटीज पढ़े हो ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके जो यूनिट है दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, है ना? यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना? उनको बोलते हैं क्या? फंडामेंटल यूनिट्स। ये ऐसे यूनिट जिनको तुम बाकी यूनिट से डेराइव नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसे चाहते चले, आगे बढ़ते चले, तो डेफिनेशंस हैं। और क्या? डेराइव्ड यूनिट्स क्या है भाई? पढ़ते चलो, तुम लोग उड़ाते चलते हैं, ऐसे ही पढ़ते चलो, उड़ाते चलते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? यस, डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स मतलब the units which can be derived from the fundamental units, they are called as derived units। जैसा नाम है वैसे मतलब है, ऐसे यूनिट्स जिनको आप फंडामेंटल यूनिट्स के अनुसार डेराइव कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, यूनिट कुछ भी लगा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे 10 डाल दे, 20 डाल दे, शेप वही रहेगी। बात समझ ना स्पर्श यादव? उससे कोई दिक्कत नहीं। y बराबर 1/x लिख दे, y बराबर 50/x लिख दे, डजंट मैटर एट ऑल, है ना? उसकी शेप वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? 10/x लिख दे, 20/x लिख दे, 100/x लिख दे, शेप वही रहेगी। ठीक है भाई? x बराबर 0 पे फंक्शन इन्फिनिटी, x बराबर इन्फिनिटी पे 1/∞, खटाक 0, इन्फिनिटी से 0, खटाक। समझ ना? यस सर। है ना? प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द शेप ऑफ द कर्व। क्लियर है? ओके सर। तो भाई साहब ऐसा है, सुन वो पढ़ लेंगे, टेंशन मत ले, है ना? वो सब पढ़ लेंगे, वो ग्राफ का पार्ट है, पढ़ा दूंगा तुमको। अब समझो मेरी बात ध्यान से, ऐसे यूनिट जिनको फंडामेंटल यूनिट्स के से डेराइव कर सकते हैं, ऐसे यूनिट्स को हम बोलते हैं क्या? डेराइव्ड यूनिट्स। या एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन आई, क्या? यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट है फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट है डेराइव्ड यूनिट्स। क्या डेफिनेशन? यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज, क्या? units of derived quantities, they are called as derived units। clear है? हाँ 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 हाँ, छाप ले छाप ले छाप ले। बोलो भाई, कितना हो गया? यस सर। छाप लिया? यस सर। हाँ, ऐसे शुरू डेफिनेशन समझ आता है। हेडिंग मार ले, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हेडिंग बनेगी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भाई क्या भाई? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो डेफिनेशन ये आई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, a complete set of units। क्या? a complete set of units which is used to measure all types of physical quantities, it is called as system of units। ऐसा एक complete set of units जिससे आप हर तरह की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाए, that is called as system of units, right? तो उसमें इनिशियली पहले आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 1960 के पहले 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पाए जाते थे। कौन कौन से? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ठीक है? इनिशियली बिफोर, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 1960, थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ।
भाई हमें हिस्ट्री पता होगी तब तो हम फ्यूचर के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई ओरिजिन वहां से हुआ है, तो हमारी दुनिया कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो 1960 के पहले पहले हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ करते थे। कौन कौन से साहब? समझ लो, बाद में छापते चले, है ना। सीजीएस सिस्टम क्या है? ये साहब फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। क्या? फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स फुल फॉर्म है इसका सीजीएस का, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सबको पता होगा आई गेस, है ना, तुम लोगों के स्कूल्स में हो गया होगा, नहीं? ठीक है, राइट। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। मतलब इस सिस्टम में मास का यूनिट हम लोग ग्राम में लेते हैं, लेंथ का हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, समय का तो सारे सिस्टम में सेकंड ही लेते हैं। ठीक है, देखो क्या लेंथ को साहब हम इस सिस्टम में सेंटीमीटर में रीड करते हैं, मास को साहब हम इसमें, है ना, ग्राम में रीड करते हैं। ठीक है सर। और समय को तो खैर कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट पकड़ लो, वो सब सेकंड में नहीं होता है। क्लियर है? छापते चलो, बस 10 मिनट, है ना। आज थोड़ा सा जल्दी तुम लोगों को फ्री कर रहा हूँ, ठीक है। मामला थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, मंडे को खींच दूंगा 2 घंटे, ठीक है। थोड़ा सा मौसम का असर है ना, मौसम का थोड़ा सा असर। ठीक है, बोलो इतना छाप लिए डन। Yes. आ जाओ। तो ये हो गया भाई साहब सीजीएस, है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सबका मौसम ऐसे ही है, सबकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ होगी। दूसरा क्या है, एक तो आजकल ऐसी बीमारी आ रही है, सिम्टम ही नहीं पता चलते हैं, नहीं। आजकल पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। ठीक है, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो जाता है, सिम्टम ही नहीं आ रहे। ठीक है, डॉक्टर भी कंफ्यूज है, ऐसा हो रहा है लेकिन इसमें तो ऐसा होता है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है आजकल। आओ, अभी नया वेरिएंट आया, उसमें भी शायद, है ना, वो सब चल रहा है कि वो सिम्टम ही नहीं दिखाता है। ठीक है, लोग भी बड़े कंफ्यूज हैं क्या है। दूसरा है क्या, एफपीएस सिस्टम। क्या है साहब? ये एक्चुअली ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट था। क्या? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जनरली उन कंट्रीज में चलता था जो ब्रिटिश कॉलोनी थे, है ना, जैसे इंडिया में, है ना, आई मीन बिफोर 1947। ठीक है, राइट। तो दिस इज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें, और इसका फुल फॉर्म है फुट, पाउंड एंड सेकंड। क्या है? एफपीएस मतलब फुट, पाउंड एंड सेकंड। फुट मतलब फीट का एक्चुअली प्लूरल फॉर्म है। जैसे फीट समझते हो, तो बताएगा 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। फीट या फिट एक ही बात है, ठीक है। 1 मीटर इज हाउ मेनी फीट? सर One- 12। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। 1 फीट इज, ना ना, 1 फीट इज हाउ मेनी इंच? चल मैं बता देता हूँ। 12 inches. हाँ, 1 फीट इज 12 inches. बिल्कुल बिल्कुल 12। राइट राइट राइट, देखो ऐसा है, बता रहा हूँ। बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। देख, फुट बोल रहे हैं, फीट बोल रहे हैं, एक ही बात है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, देखो 1 मीटर में साहब 3.2 फीट होते हैं। एफटी से डिनोट करता है, कंफ्यूज मत होना। एफटी मतलब फिट है, फुट है, फिट है, एक ही है। ठीक है, अच्छा। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। कितने होते हैं कोई बताएगा? 1 इंच में कितना सेंटी? ये ऐसे टाइम पास करने के बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे, ऐसे ही मतलब तुम्हारे फंडे क्लियर हो गए। हाँ, 1 इंच में कितना सेंटी, आई मीन सेंटीमीटर? ठीक है, 1 इंच है 2.5 सेंटी। कितना है? 2.5 सेंटी। स्टैंडर्ड है, कई बार जरूरत पड़ती है, याद रखना। ठीक है, तो ये तो साहब फिट हो गया, है ना, कि 1 मीटर में 3.2 फीट या 1 फीट में 12 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटी। ठीक है, फाइन। पाउंड, पाउंड मतलब देखो फिट है लेंथ का, क्या है, लेंथ को आप वहां पे रीड करते थे फुट में या फीट में। ठीक है भाई, अच्छा। मास जो है वहां पे हम यूज करते थे, आई मीन मेजर करते थे पाउंड में। पाउंड समझते हो?
हाँ हाँ यस सर। हाँ हाँ, वो भी होता है, वो भी होता है वो भी होता है। वो ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है, उन लोगों ने डिफाइन कर दिया, नाम डिफाइन कर दिया, वही चला आ रहा है, ऐसा है ठीक है। अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी में अब जैसे हमारे हिंदी में है ना, अलग अलग तरह के वाटर को अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे समंदर का पानी है उसका अलग नाम है, पीने का पानी है उसका अलग नाम है, आई मीन गटर का पानी है उसका अलग नाम है। अंग्रेजी में सबको वाटर ही बोलते हैं, ये अंग्रेजी भाषा है है ना, उसको हम हिंदी से कंपेयर नहीं कर सकते, हमारी हिंदी की मातृभाषा तो कहाँ है ना ठीक है अंग्रेजी में सबको एक ही बोलते हैं, है ना, सबको अंकल लगा के चिपका देते हैं, नहीं, हमारे यहाँ हिंदी में तो सबके लिए अलग अलग नाम बनाए गए हैं, वहां पे तो सबको अंकल से चिपका देते हैं ये भी अंकल, वो भी अंकल, अरे समझ रहा ना बिड़ू, है ना, तो वो अंग्रेजी भाषा है भाई, नाम रख दिया, क्या दिक्कत है ठीक है। अब देखो ऐसा है, मास, तो मास को हम लोग वहां पे पाउंड में मेजर करते हैं, पाउंड समझता है, एलबी से डिनोट करते हैं, ये ब्रिटिश सिस्टम था, अभी भी तुम लोग जैसे इंडिया में कहीं की जाओगे, जैसे आप कलकत्ता में जाओगे, इवन रायपुर में भी जैसे जिम में जैसे तुम लोग जाते हो, तो वहां पे भी इसके एफपीएस सिस्टम के कुछ कुछ ट्रेसेस मिलते हैं। जैसे आप डंबल अम्बल उठाते हो तो उसमें पाउंड में लिखा होता है, ये आधा पाउंड का है, ये 2 पाउंड का है, ये 5 पाउंड का है, देखा है क्या? पाउंड मतलब एलबी उसमें छपा रहता है, देखना कभी नोटिस करना, कहीं कहीं ट्रेसेस मिल जाते हैं, कुछ कुछ जिम जो जो पुराने जिम है वहां पे एलबी में ही अभी चल रहा है, 2 पाउंड का ये डंबल है, 4 पाउंड का डंबल है, ऐसा है। तो बताएगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पाउंड एंड केजी, 1 पाउंड में कितने केजी? 0.35। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। 1 LB stands for 0.45 kg। वैसे ये सब ऑब्सोलेट हो गए है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि साहब ये हमें याद रखने पड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखने पड़ेंगे, तुम्हारे लिए ऐसा ही बन गया है, ठीक है। 1960 की पहले की कहानी बता रहा हूँ, 1960 के बाद, है ना 1960 के बाद की जो कहानी है वो नया सिस्टम आ चुका है, वो पुराने सिस्टम मैंने बताया ना, जस्ट हिस्ट्री बता रहा हूँ तुम लोगों को, हिस्ट्री पता होगी तो आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऐसा है। बाकी याद ऐसा रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जस्ट इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ, जस्ट टू एनहांस योर नॉलेज, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है, ऐसा है। तो 1 पाउंड में एलबी मतलब वो पाउंड होता है, एलबी से डिनोट होता है ना, 1 पाउंड में सर 0.45। अच्छा, टाइम का तो इसमें भी होता है क्या, टाइम का नहीं समझे, टाइम का सब में चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, चाहे एमकेएस हो, तीनों में टाइम का यूनिट सेकंड रहता है, ठीक है। बस 2 मिनट, 2 मिनट इतना छापो, एक बस और बताता हूँ फिर छोड़ो, ठीक है, 2-4 मिनट बस, ठीक है। दूसरी बैच वाली जनता एंट्री करना लगी, बरोबर डन सर। कर लिया, चल बस, वेरी गुड। आखिरी में जब आया कौन सा, एमकेएस सिस्टम, क्या आया भाई, एमकेएस सिस्टम, क्या आया, एमकेएस सिस्टम, ये भी फ्रेंच सिस्टम था एक्चुअली, इन द फील्ड्स ऑफ weights and measures, France का incredible contribution, immense contribution, I mean France has produced so many prominent immense scientists, है ना, legends of physics, है ना ठीक है, तभी weights and measure का जो ब्यूरो है, जो ऑफिस है, वो फ्रांस में ही है ना, तो फ्रांस का in the fields of weights and measures incredible contribution, ठीक है। तो ये अगेन फिर से फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट के फील्ड में जो फ्रांस था, दे वर आई मीन वे अहेड एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, है ना ठीक है, बहुत आगे थे, है ना, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें सब क्या था, फुल फॉर्म इसका भी है क्या, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, सबको पता होगा क्या है मीटर किलो, मतलब यहाँ पे लेंथ को हम मीटर में रीड करते हैं, मास को किलोग्राम में रीड करते हैं, समय तो कोई भी सिस्टम हो सेकंड में ही रीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर लेंथ को हम लोग मीटर में रीड करते हैं, मास को सब किलोग्राम में रीड करते हैं, और समय को जो है, समय तो सब में सेकंड में ही चलता है, क्लियर है भाई, सबका समय।
बोलो भाई, इतना हो गया, Yes, sir. ठीक है भाई। तो आज की जर्नी जो है थोड़ा सा हम लोग जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मंडे को खींच दूंगा थोड़ा सा, है ना। अब तुम लोगों का थोड़ा सा, ठीक है, होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है। होमवर्क जो है तुम लोगों का ठीक है, अब बहुत सारा होमवर्क हो गया रे तुम लोगों का, ठीक है। सब लोग पेज नंबर क्या है भाई, ये सब सीडीएस सब बनाना तुम लोग शुरू कर लो, है ना। पेज नंबर सब लोग 50 में आ जाए, पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स का सीडीएस है। पेज नंबर 52 में आ जाए, इरस का सीडीएस है, ठीक है, राइट। और उसके बाद पिक्चर अभी बाकी है। पेज नंबर 54 में आ जाए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, द सीडीएस इज बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे सीडीएस सब तक कंप्लीट करके रखें, क्योंकि अगला टारगेट आपका वही है, पूरा का पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो भाई, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय 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 बाय, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. चलो बाय बाय। सर सर एरर्स का सीडीएस ट्राई किया था सर, वो लाइन से नहीं बन रहा है। एरर्स का सीडीएस ट्राई किया था, लाइन से नहीं बन रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। हम लोग मंडे या ट्यूसडे, मंडे सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे, ठीक है ट्यूसडे को करेंगे, है ना, ठीक है ना, कर लेंगे, टेंशन मत ले। जो तुम्हारे डाउट है ना, एक बार फोटो खींच के भेजो, ठीक है भाई। जो तुम्हारे डाउट हैं फोटो खींच के भेज, कैसे नहीं बनेगा, है ना। बनेगा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, है ना। जो डाउट है ना फोटो खींच के भेज, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। घबराने का नहीं है, 2-4 सवाल नहीं बनते तो डिप्रेस हो जाओ, ऐसी जरूरत थोड़ी है ना। 2-4 सवाल नहीं बनते तो क्या है, आगे बढ़ जाना, उसमें क्या है। एक ही बार ऐसा होगा, तुमने टेस्ट पेपर देना शुरू किया, अब मान लो शुरुआत के 5 सवाल और खतरनाक डाल दे, तो ये मतलब थोड़ी पेपर छोड़ दे ठीक है ना, है ना। जो बन रहा है कम से कम वो तो बनाना है ना। तो कई बार क्या होगा, ऐसे होगा कि शुरुआत वाले सवाल टफ है, लेकिन हो सकता है आखिरी वाले आसान हो, ठीक है ना। तो इसलिए अपना अपना, है ना, सवाल अच्छे से बनाएं, और जो डाउट है फोटो खींच के व्हाट्सएप करें, ठीक है। ओके सर, चलो भाई, बाय 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 बाय, थैंक यू सर। चलो बाय बाय बाय।